Well, friends, very good morning, all of you. I am JP Malik before you. Welcome to Success Mantra. आज डेथ क्लेम, जिस क्लेम में डेथ क्लेम जिसमें नॉमिनेशन भी है और वसीयत विल भी है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? जहां दोनों चीजें हैं तो किसको प्रायोरिटी एज पर रूल मिलेगी, ये हम आज जानना चाहते हैं। तो आपको देखा होगा कुछ एक केस में नॉमिनेशन और कुछ एक केस में विल जरूरी है। तो आइए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि नॉमिनेशन भी है और विल भी है, या नॉमिनेशन है विल नहीं है, या विल है नॉमिनेशन नहीं है, विल नहीं है नॉमिनेशन है। तो देखिए क्या सिचुएशन बनती है। स्टेटस ऑफ नॉमिनी, नॉमिनी का क्या स्टेटस है। डिफरेंट टाइप की इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो उसमें स्टेटस ऑफ नॉमिनी या नॉमिनीज का क्या है। स्टेटस ऑफ लीगल हेयर्स, विल होल्डर एज पर लॉ ऑफ सक्सेशन, ये क्या कहता है। तो ये चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। एक एक जो हमारे मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, या तो हम करते हैं डिपॉजिट अकाउंट, सेविंग फंड, करंट एफडी, आरडी एटसेट्रा। इस तरह की जो जितने भी डिपॉजिट अकाउंट हैं, अगर उसमें नॉमिनी है, और नॉमिनी होना भी चाहिए, क्योंकि नॉमिनी क्या होता है। नॉमिनी इज ए पर्सन और एजेंट हु विल रिसीव द प्रोसीड्स ऑफ द डिसीज्ड अकाउंट होल्डर। वो ताकि कोई डिस्प्यूट और लेंथी प्रोसेस न, हार्डशिप ना आए, जो उसके एलआरस होते हैं, लीगल एयर्स वगैरह, तो इसलिए नॉमिनी होना जरूरी है। नॉमिनी होने से बैंक या कोई भी लेंडर या कोई इंस्टीट्यूशन जहां पर आपका इन्वेस्टमेंट है, वो इजीली आपका प्रोसीड्स नॉमिनी के नाम कर सकता है, वो उसको अधिकार है, तो नॉमिनी है। उसके बाद हमें समझना चाहिए कि लीगल एयर्स क्या होते हैं। लीगल एयर इज ए पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू गेट ओनरशिप एज पर लॉ ऑफ सक्सेशन। प्रॉपर्टी का वो मालिक, ओनर होता है एज पर विल। क्योंकि कई बार क्या होता है कि विल दी जाती है डिपेंडेंट के फेवर में, ताकि उनको परेशानी नहीं हो किसी किस्म की। तो एज पर विल, लॉ ऑफ सक्सेशन के हिसाब से वो प्रॉपर्टी का ओनरशिप प्राप्त कर सकता है। तो नॉमिनी तो एक जस्ट लाइक एजेंट है, केयर टेकर है, कस्टोडियन है। इन जनरल केस, कुछ एक एक्सेप्शन को छोड़ दें तो नॉमिनी एक एजेंट की तरह है, वो ओनर नहीं है। जब तक लीगल हेयर्स क्लेम नहीं करते, अनटिल एलआरस लीगल हेयर्स क्लेम, जब तक वो नहीं करते तब तक वो उसका केयर टेकर है, कस्टोडियन है, एक तरह से ओनर है। लेकिन असली जो राइटफुल ओनर है वो जो है लीगल हेयर्स हैं, या एज पर विल जो है लॉ आते हैं, या फिर एज पर लॉ सक्सेशन सर्टिफिकेट से जो है मांगते हैं। बैंक जब कुछ ना नॉमिनेशन होता ना विल होती, तो लॉ ऑफ एज पर लॉ सक्सेशन एक्ट के तहत सक्सेशन सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो आइए डिपॉजिट अकाउंट एसबीसीए एफडी में, इसमें जो नॉमिनी है वो क्या है। वो एक ट्रस्टी है, ट्रस्टी ओनली। ट्रस्टी क्या होता है, वो केयर टेकर है, उसको केयर टेकर। जब तक मालिक है तब तक लीगल हेयर्स डिमांड नहीं करते, अनटिल लीगल हेयर्स क्लेम। तो राइटफुल ओनर, ये है राइटफुल ओनर एज पर लॉ। राइटफुल ओनर, ये ओनर है, चाहे वो एज पर विल हो या एज पर लॉ ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट से हो। ये राइटफुल ओनर, ये ट्रस्टी है, एक एजेंट है। ये प्रोसीड्स बैंक इसको प्रोसीड्स इसको देगा, और उस प्रोसीड्स को ये अपने पास तब तक रखेगा जब तक ये क्लेम नहीं करते हैं, ये मालिक नहीं है। इसी तरह पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट है, इसमें भी ये ट्रस्टी है और ये राइटफुल ओनर, ये राइटफुल ओनर है। इसी तरह म्यूचुअल फंड है जिसमें सेबी
सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट 1996 के अनुसार म्यूचुअल फंड में ये नॉमिनी क्या है? ट्रस्टी है और ये राइटफुल ओनर है। सेम सिचुएशन है जैसे शेयर एंड सिक्योरिटी, शेयर और सिक्योरिटी सेक्शन 109 ए और बी ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, इसमें क्या है? शेयर सिक्योरिटी में भी ये ट्रस्टी है, नॉमिनी एक ट्रस्टी है और राइटफुल ओनर ये लीगल हेयर्स हैं या विल होल्डर इसका राइटफुल ओनर है। इसी तरह पब्लिक प्रोविडेंट फंड ईपीएफ अकाउंट, ईपीएफ अकाउंट के अनुसार ये जो नॉमिनी है ये ओनर है, इसलिए इसमें डिपेंडेंट चिल्ड्रन, पेरेंट्स, स्पाउस को ही नॉमिनी बनाया जाता है। तो ये ओनर है और ये नो राइट, यहां पर इनका कोई राइट नहीं है। अगर विल है, देखिए विल है तो विल सुपरसीड करेगी, लेकिन इस केस में जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड इसमें स्पेशल क्लॉज है तो नॉमिनी इसमें ओनर होगा और इनका कोई राइट नहीं है। अब देखिए मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, इससे पहले मैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताऊंगा। इसमें दो तरह का इंश्योरेंस होता है, एक तो जनरल इंश्योरेंस, एक होता है कंसेप्ट ऑफ बेनिफिशियल नॉमिनी। कंसेप्ट ऑफ बेनिफिशियल नॉमिनी का मतलब है इरिवोकेबल नॉमिनी, जिस नॉमिनी को बदला नहीं जा सकता, इरिवोकेबल है। तो इस केस में कंसेप्ट इसमें क्या है? ये ओनर है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट एक्ट में 2015 में ये अमेंडमेंट आया था कि जिसमें नॉमिनेशन अंडर सेक्शन 49L इंश्योरेंस एक्ट किया या स्पेसिफिक असाइनमेंट के अंतर्गत, जहां पर कंसेप्ट ऑफ बेनिफिशियल नॉमिनी है, इरिवोकेबल नॉमिनी, उस नॉमिनी को चेंज नहीं किया जा सकता, तो उस केस में ये ओनर है और यहां पर इसका नो राइट। तो अब आइए जनरल इंश्योरेंस में क्या है। जनरल इंश्योरेंस में ये ट्रस्टी है, ये ट्रस्टी और ये ट्रू ओनर, ये ओनर है जनरल इंश्योरेंस। लेकिन जहां पर कंसेप्ट ऑफ बेनिफिशियल नॉमिनी का है वहां पर ये ओनर है और ये नो राइट। इसी तरह मोटर व्हीकल इंश्योरेंस में भी क्योंकि कंसेप्ट ऑफ बेनिफिशियल नॉमिनी नहीं है, ये कंसेप्ट नहीं है, तो ये ट्रस्टी है और ये राइटफुल ओनर है। तो अब ये देखिए, इसमें मैंने दोनों कंसेप्ट कर दिए, दूसरे में ये हो गया और फर्स्ट में ट्रस्टी, दूसरे में तो ये ओनर है क्योंकि यहाँ पर बेनिफिशियल नॉमिनी है। तो हमने ये देखा कि कुछ एक कंसेप्ट एक्सेप्शन को छोड़ करके देखा जाए तो नॉमिनी का जो स्टेटस है वो सिर्फ ट्रस्टी है, केयर टेकर है, कस्टोडियन है, मालिक नहीं है। मालिक स्टेटस ऑफ लीगल हेयर या तो उसका एज पर लास्ट सक्सेशन से है या विल होल्डर से है। विल अगर वसीयत दे रखी है तो वसीयत राइटफुल ओनर है। ये जब तक ओनर लगता है तब तक ये क्लेम नहीं करते हैं। तो मैंने ये नोट दिया है, विल शोज एग्जैक्ट इंटेंशन। विल जरूरी है, विल अवश्य दीजिए क्योंकि ये एग्जैक्ट इंटेंशन ऑफ द टेस्टेटर है। जो वसीयत करता है ये एग्जैक्ट उसकी इंटेंशन बताता है, इसलिए इसको प्रायोरिटी दी जाती है। इन जनरल विल सुपरसीड नॉमिनेशन, तो ये नॉमिनेशन को सुपरसीड करता है। जो डेथ क्लेम केस नॉमिनेशन एंड विल जो मैंने क्लियर करना चाहा, मेरा मेन पॉइंट यही था कि विल सुपरसीड करेगी कुछ एक एक्सेप्शन को छोड़ के, जैसे ये मैंने बताया। तो यहाँ पर मेरा सजेशन ये है कि नॉमिनेशन, जहाँ नॉमिनेशन की जरूरत है नॉमिनेशन अवश्य कराना चाहिए और विल को तो हर हालत में वसीयत लिखा जाना चाहिए, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी जहाँ होती है वहाँ पर बड़ा झंझट हो जाता है जहाँ पर विल नहीं होती। और
फिर वहाँ पर सक्सेशन सर्टिफिकेट लिया जाता है, जो कि एक लेंथी प्रोसेस है। तो ये मेरा बताने का मतलब था कि डेथ क्लेम केस, ऐसे केस जहाँ पर नॉमिनेशन भी है, विल भी है, तो वहाँ किस केस में किसको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो मेरा मेन सजेशन है कि विल, इमूवेबल प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं, अवश्य वसीयत लिखा जाना चाहिए, क्योंकि लेंथी प्रोसेस, हार्डशिप से बचने के लिए विल काम आती है। और नॉमिनेशन, जैसे ये आपके डिपॉजिट अकाउंट है, इनमें नॉमिनेशन होता है, तो इनमें विल भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये मैंने स्टेटस की बात थी कि किसका क्या स्टेटस है, वो मैंने डिस्कस किया है। तो डिपॉजिट अकाउंट में ये एक ट्रस्टी है, राइटफुल ओनर ये है, प्रोविडेंट फंड में ट्रस्टी है, म्यूचुअल फंड में ट्रस्टी है, शेयर में ट्रस्टी है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट, यहाँ पर ओनर है, इसका राइट नहीं है। मोटर व्हीकल में भी ये ट्रस्टी है, ये राइटफुल ओनर है। इंश्योरेंस पॉलिसी में दो कंसेप्ट है, एक तो जनरल इंश्योरेंस में ट्रस्टी है, जहां पर बेनिफिशियल नॉमिनी का कंसेप्ट है, जहां पर ये अमेंडमेंट आया था, वहां पर इरिवोकेबल आपका नॉमिनेशन किया हुआ है, तो ये फिर ओनर है, ये मालिक होगा उस पॉलिसी का, प्रोसीड्स का। तो ये फ्रेंड्स, इट इज क्लियर। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।